अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 10 गैसेस एक्सचेंज का लेक्चर 4 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको ब्रीथिंग के बारे में बताया था कि ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग पढ़ाया, जिसमें हमने ये पढ़ा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो कितने आर्गन्स पर मुश्तमिल होता है और हर आर्गन जो है वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था रिस्पायरेटरी सिस्टम है। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। अब जो सांस, किस तरह से हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर निकालने का जो अमल है ये किस तरह से होता है, ठीक है। हवा किस तरह से गुजर के जाती है वो तो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब ये हवा अंदर आती कैसे है और ये बाहर जाती कैसे है, तो ये मैकेनिज्म आज हमने पढ़ना है। ब्रीथिंग जैसा कि मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन टू एंड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ठीक है। ये एक जिस्मानी अमल है जिसके अंदर हवा को बॉडी के अंदर लिया जाता है और फिर उसको बाहर निकाला जाता है, तो इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। फेजेस ऑफ ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग का ये जो प्रोसेस है ये कितने फेजेस पर मुश्तमिल है। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो है ना, इनको कंपैरिजन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में इसको लिखा है ताकि आपको जो है ना इजीली इसकी समझ आए। तो सबसे पहले हम इंस्पायरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, ठीक है। बॉडी के अंदर हवा को ले जाना ये अमल क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन कहलाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक्सपायरेशन क्या है, द लेटिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, और हवा को बॉडी से बाहर निकालना ये क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है। यही इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या है, ब्रीथिंग का प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस है इस दौरान हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं और किसकी वजह से जो है ना वो हवा इंस्पायरेशन में अंदर आती है और एक्सपायरेशन में वो बॉडी से बाहर जाती है। तो वो कहते हैं कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज एंड द प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेज। कहते हैं कि इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, वॉल्यूम जो है चेस्ट कैविटी का वो बढ़ जाता है, ठीक है। और प्रेशर जो होता है लंग्स के अंदर वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है। बाहर से हमने हवा लेनी होती है तो उस दौरान उसमें क्या होता है कि लंग्स का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता आगे मैं उसके रीजंस आपको बताती हूँ। और एक्सपायरेशन में वो कहते हैं कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज एंड द प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीजेज। अब एक्सपायरेशन में इंस्पायरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है और लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है या जो चेस्ट कैविटी है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठती है और उसका जो एरिया है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। और जब हम एक्सपायर करते हैं, हवा को बाहर खारिज करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, जो चेस्ट कैविटी है, उसका एरिया थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है और क्या होता है कि वो बॉडी का जो आप कह लें कि रिब्स जो है वो थोड़ी नीचे की तरफ आती हैं। तो ये उसी की वजह है कि चेस्ट कैविटी का इंक्रीज हो जाना और एक्सपायरेशन में चेस्ट कैविटी का डिक्रीज हो जाना। इसके आगे 2 रीज़न भी दिए गए हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंस्पायरेशन में वो कहते हैं मसल्स ऑफ द डायफ्रागम कंट्रैक्ट सो इट बिकम्स फ्लैट इंस्टेड ऑफ इट्स डोम शेप्ड। अब डायफ्रागम जो है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये एक क्या है, मस्कुलर शीट है जो कि दोनों लंग्स के नीचे मौजूद होती है। इसकी जो ओरिजिनल शेप है ना वो डोम शेप पोजीशन है या डोम शेप का होता है, जैसे गुंबद नुमा इसकी शेप होती है। लेकिन वो कहते हैं कि जब इंस्पायरेशन होती है, हवा को अंदर ले जाने का अमल होता है, उस दौरान डायफ्रागम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। जबकि कहते हैं कि एक्सपायरेशन में क्या होता है, द मसल्स ऑफ द डायफ्रागम रिलैक्स, ठीक है। डायफ्रागम के मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा क्या आ जाता है, अपनी डोम शेप में या अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाता है। जी ये आपकी देखिए बुक के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है, ये इनहेलेशन मतलब इंस्पायरेशन का, एक्सहेलेशन मीन एक्सपायरेशन का डायग्राम। तो यहाँ पर आप देखिए तो डायफ्रागम जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लैट हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक्सहेलेशन में या एक्सपायरेशन में डायफ्रागम क्या हो गया है, डोम शेप, बिल्कुल गुंबद नुमा जो है ना शेप इसने इख्तियार कर लिया। वो किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर डायफ्रागम के जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा पॉइंट है द इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट। रिब्स के दरमियान में भी मसल्स मौजूद होते हैं, उनको हम इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। कहते हैं कि वो मसल्स भी क्या होते हैं,
इंस्पायरेशन के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ड्यू टू दिस रिब केज एक्सपैंड, जिसकी वजह से रिब केज क्या हो जाती है, फैल जाती है, या आप कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ रिब केज जो है वो उठती हैं। जबकि एक्सपायरेशन में क्या होता है, द इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्सेस, इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब केज के दरमियान में मौजूद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिब केज गोज डाउन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिसकी वजह से रिब केज जो है वो वापस दोबारा अपनी पोजीशन, नीचे की तरफ अपनी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि इंस्पायरेशन में क्या हुआ है, रिब केज एक्सपेंड और रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, रिब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रिब केज है ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठा है, जिसकी वजह से ये जो चेस्ट कैविटी का एरिया है ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। दूसरी तरफ आप एक्सपायरेशन में देखें तो यहाँ पर रिब केज जो है वो स्मॉलर हो गया, मतलब वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि रिब मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो रिब्स वापस नीचे की तरफ आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एरिया जो है चेस्ट कैविटी का वो डिक्रीज हो जाता है, या उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लास्ट है हमारा ड्यू टू दिस, कहते हैं कि इन सारी चेंजेस की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर जो है, हवा जो है वो क्या करती है, लंग्स के अंदर रश करती है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है कि इन्हीं रीजंस की वजह से प्रेशर लंग्स के अंदर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको हवा को बाहर एक्सपेल आउट करना होता है, ताकि अंदर का जो प्रेशर है उसको क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि हमने पहले क्या बताया कि इंस्पायरेशन में डायफ्रागम जो था वो क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो फ्लैट हो गया। रिब केज के अंदर मौजूद जो मसल्स हैं वो भी क्या हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो क्या करेगी, बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी। दूसरी तरफ एक्सपायरेशन में हमने देखा कि एक्सपायरेशन में हमने कहा कि डायफ्रागम जो है वो रिलैक्स होकर दोबारा डोम शेप में आ जाता है, और रिब्स के अंदर मौजूद जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स होने की वजह से रिब्स जो है दोबारा नीचे की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से लंग्स में प्रेशर डेवलप होता है, और इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो हवा को क्या कर देते हैं, एक्सहेल आउट कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, कितने उसके फेजेस हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, और ये दोनों फेजेस एक साथ जो हैं, या आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो किस तरह से हो रहे होते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि इंस्पायरेशन के दौरान जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और एक्सपायरेशन में चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। और हमने ये भी पढ़ा कि इंस्पायरेशन में क्यों हवा अंदर आती है और एक्सपायरेशन में हवा क्यों बाहर जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।